यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम ईवीएस का सेशन लेके आए हैं, दूसरा पेपर है ये। तो हम स्टार्ट करेंगे पहला पर्यावरण और अध्ययन एनवायरनमेंट स्टडीज़। कहता है क्या पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन शैली के परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुएं जैसे टैपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी में फूड नाम का जो टॉपिक है, कौन सा? फूड नाम का जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फूड से क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, और जहाँ कसावा पूछे, टैपियोका पूछे और जहाँ नारियल पूछे वहाँ पे हमें क्या लगाना है? केरल लगाना है। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ फूड के नाम जैसे कि क्या, लिंगहुफेन कहाँ का फूड है? तो हांगकांग के लोग खाते हैं। ठीक, और अगर तुमसे पूछा जाए कि कचनार के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है? कौन से? कचनार कहाँ खाया जाता है? कचनार के फूल की सब्जी तो उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो फूड से रिलेटेड होंगे उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे फूड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, मैं जल्दी बोलो कौन हूँ? देखो, काली मिर्च, सरसों, लौंग, इलायची। तो अगर हम बात करें काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? काली मिर्च, ब्लैक पेपर। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर पहचान लेता है? तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका रेशम का कीड़ा। कौन सा? रेशम का कीड़ा। दुनिया में चाहे जहाँ भी रहो मैं तेरी खुशबू से तुझे पहचान लूँगा। तो ये इस पर सटीक बैठता है। जो रेशम का कीड़ा है हमारा, रेशम का कीड़ा जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम में डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं? गर्म चीज़ें जहाँ कहाँ खाई जाएंगी? जहाँ ठंडा इलाका होगा। तो हमारा श्रीनगर इज़ अ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर राइट आंसर। ये देखो एनसीईआरटी के फैक्ट सवाल हैं, अगर आपको आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3 से 5 मीटर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभा जहाँ आ जाए, बांस के खंभों में पर बने लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते हैं और उसके बाद रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। इनकी छतें ढालू होती हैं। तो देखो, बांस के खंभों पर बने हैं, ढालू हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक हिमाचल प्रदेश भी, क्योंकि ढालू बनते हैं हिमाचल प्रदेश में, बर्फ़ पड़ती है। और इसमें असम में भी लोग क्या करते हैं? बांस के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आयोग इसमें क्या मानता है? घर के अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं, इनकी छतें ढालू होती हैं। वो किस राज्य में हैं? तो इसमें 3 से 5 बांस के खंभों पर तो हम असम हो जाएगा इसमें आंसर, और इसमें हिमाचल। आप लोग इसका आंसर कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युग्म जोड़े को चुनिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन क्या ऑप्शन देखते हैं कि मलेरिया और मियादी बुखार, चिकनगुनिया और डेंगू। दिस इज राइट आंसर। ये हमारा बी जो होगा, चिकनगुनिया और डेंगू जो होगा हमारा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मच्छर हमें अंधेरे में कैसे ढूंढ लेते हैं? तो तलवों की खुशबू से, तलवों की खुशबू से। किससे?
तलवों की, हमारे पैर के तलवों के खुशबू से वो हमें ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, चिकनगुनिया और डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुने। अब देखो, जब हम बात करेंगे 4 गुने की तो पक्षी होगा, अगर हम 6 गुने की अगर बात करें वो कोई ना कोई बाघ होगा या चीता होगा, ऐसे, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं क्या है, कौवा और चील, बाज और गिद्ध, शकरकंद और बाज, कौवा और गिद्ध। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, ईगल और वल्चर, बाज और गिद्ध, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह राज्य जहां तुरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है, मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो झारखंड के लोग जंगल को क्या बोलते हैं, झारखंड के लोग हमें क्या बोलते हैं, जंगल को क्या बोलते हैं, झारखंड में तुरांग बोला जाता है, ठीक है। जो 10 साल तक वहाँ पर रह जाता है तो वहाँ का एक निवासी बन जाता है, ठीक है। तो ये जंगल अधिनियम में ही एक चैप्टर है, हमारे जंगल तुरांग उसमें कहा गया है, झारखंड इसमें आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के 3 सीमांत प्रदेश, मध्य प्रदेश के 3 सीमा अंतर्गत क्षेत्र को चुनना है, ठीक है। इसमें कौन सा, मध्य प्रदेश के 3 सीमांत प्रदेश चुनने हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। जैसे हमने इससे पहले हम लोगों ने बिहार के आसपास के लोग पढ़े थे इससे पहले, तो आपको मैप, इंडिया का मैप बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, आसपास के स्टेट भी आने चाहिए। उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं, 8 लगते हैं, 9 लगते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं उत्तर प्रदेश के किनारे, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल में पढ़ोगे, लेकिन इंडिया का मैप आपको अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। आइए इसमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 सीमांत प्रदेश कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें किसके, देखो मध्य प्रदेश की सीमा से कितने राज्य लगेंगे, हमारे कितने राज्य लगेंगे, 5 राज्य लगेंगे, 5 राज्य लगेंगे। पहला हम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया हमारा, फिर उसके बाद कौन सा, महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक, कौन सा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा और उसके बाद गुजरात, कौन सा, गुजरात, और ये हमारे हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमें मिल सकता है। देखिए, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तटीय सागर पर हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं जो हमारे कोस्टल एरियाज में हैं, जहाँ से लेके गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, लेकिन कह रहा है अरब सागर की बात कर रहे हैं। तो अरेबियन सी हमारा किधर है, देखो ऐसे होता है, यहाँ पे अरेबियन सी हो जाता है हमारा, और इधर क्या होता है, बे ऑफ बंगाल होता है, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा ना होके क्या, बे ऑफ बंगाल, ठीक। इधर बंगाल, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया इधर हमारा अरब सागर। तो अरब सागर के हम इधर वाले एरिया की बात करेंगे, किधर की, इस तरफ के एरिया की बात करेंगे हम, इस तरह एरिया की बात करें तो इसमें हम अगर बात करें कि इससे सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद क्या है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इधर एरिया, ये वाले एरिया, ठीक। तो अगर हम बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो देखो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हमारा किधर है, बे ऑफ बंगाल की तरफ है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अरब सागर की तरफ है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक ये नहीं होंगे। उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, केरल, तो हमारा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो कर्नाटक भी अरब सागर में है, ठीक है, अरब सागर, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र तीनों हमारे इस साइड पड़ते हैं, अरब सागर की तरफ पड़ते हैं, अरब सागर की तरफ, तो हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो हमारा कौन सा ऐसा
हमारा देश का ऐसा राज्य कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश से मिलकर युगल चुनना है हमें। तो देखो इसमें कौन कौन से हमारा हो सकता है। देखो लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्या है हमारे, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, तो ये नहीं होगा। चंडीगढ़ और दिल्ली भी दोनों क्या है हमारे केंद्र यूटी हैं, ठीक है। तो हमारी यूटी और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 28 राज्य हैं हमारे देश में। कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव को क्या कर दिया गया है, 1 कर दिया गया है। इसलिए वो कितने, पहले 9 थे, अब कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो पहला और दूसरा होगा नहीं, तीसरा कह रहा है नागालैंड और लद्दाख, मणिपुर और मेघालय। मणिपुर और मेघालय इन दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन लद्दाख और नागालैंड ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक हमारा स्टेट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही है, वह केंद्रित थी समूह दबाव पर, सामाजिक कौशल पर, सहयोगी कौशल पर और संज्ञान पर। रमा क्या कर रही है कि अवधान मतलब अटेंशन, अवधान, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर और समस्या समाधान पर क्या कर रही है, बात कर रही है। किस पे बात कर रही है, समस्या समाधान पर बात कर रही है। तो इसमें जो हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें किससे होंगी, देखो अवधान भी मेंटल करोगे, स्मरण शक्ति भी माइंड से करोगे, समस्या समाधान को भी हम किससे करेंगे, माइंड से सॉल्व करेंगे। तो किस पे है वो कॉग्निशन पे है। किस पे है, कॉग्निशन पे है। संज्ञान पर, सहयोगी कौशल, इसमें कुछ हो गया ना, सामाजिक कौशलों पर कोई मतलब ही नहीं, सब समूहीकरण का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों के गिरी हुई पत्तियों को आकार और अमाप बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों पर वर्गीकृत कर निर्देश दिए हैं। किस पे, वर्गीकृत करने के निर्देश दिए हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि पत्तियों के विषय में उनकी समझ वृद्धि होगी, अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों पर वृद्धि होगी, पत्तियों के संज्ञान में वृद्धि होगी, उससे अध्यापक में आमोद और प्रमोद तत्व वृद्धि होंगे। देखो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन चुनना होता है। ऐसे तो ऑप्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन सही आंसर इसमें चुनना होता है। ऑप्शन तो सही लगते हैं चारों के चारों, लेकिन इसमें सबसे सही क्या होगा, अवलोकन करना और वर्गीकरण कौशलों पर क्या होगी, उसकी वृद्धि होगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं कि विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। कह रहा है विद्यार्थी में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। मतलब ईवीएस पढ़ाने वाला टीचर बच्चों में जागरूकता लाने के लिए क्या कर सकता है। ये ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षक उसमें घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाली जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को समझाएगा। शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्स फिल्में दिखाएगा। शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन की महत्ता को समझाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, 18 क्या कहता है, विद्यार्थी मतलब जो शिक्षक है वो ईवीएस का शिक्षक सबसे सही क्या कर सकता है। तो देखो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमारा ए बी एंड सी, कौन सा, ए बी एंड सी सही हो जाएगा, ए एंड बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही हो गया हमारा, ए बी एंड सी। जैसे देखते हैं ए कौन सा सही है कि हम शिक्षक उनके घरेलू वस्तु बनाने प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में बताएंगे, और क्या कह रहा है, अपने आसपास उपस्थित पशुओं मानव व्यवहार का प्रभाव बताएंगे, और शिक्षक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्स फिल्में दिखाएंगे। ठीक, ये भी सी है। डी इसमें क्या, शिक्षक औद्योगिक उन्मूलन के महत्व को समझाएंगे। तो हमारा सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। अब क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के बारे में अगर हम बात करें
क्रियाकलाप आधारित अधिगम के बारे में अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन इसमें है कि सबसे क्रियाकलाप का संपादन करना, पुनरावृत्ति करना, योजना बनाना और चिंतन करना। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले योजना बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रियाकलाप का संपादन करेंगे, फिर उसके बाद हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा उसका रिवाइज कर लेंगे। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाता है। एकीकृत मतलब क्या होता है, सभी विषयों को एक साथ एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है, एक ही साथ उसको पढ़ाना। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण के उदाहरणों से अंतर्दृष्टि विकास करना, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, भाषण देना बेकार, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों पर भाषण देना ये भी बेकार। विज्ञान भाषण देना उसको मतलब विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना ये भी बेकार। अब देखो अलग अलग सभी को एकीकृत का मतलब एक ही साथ पढ़ाना, तो एक ही साथ में इसमें कहाँ आ रहा है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, उदाहरणों को अंतर्दृष्टि विकसित करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। पहलियों को क्यों उसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया, किसमें, किसी में मतलब पर्यावरण में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में पुस्तक में पहलुओं के सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानना है। आइए देखते हैं कि विद्यार्थी के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थी के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी के तर्क क्षमता विकसित करना, यही आंसर बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन तो उसमें सारे ऑप्शन नेगेटिव लग रहे थे। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या हो सकता है कि वे देश के क्या हो सकता है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार के विषय में जाना जाए, हमारे देश में संस्कृति की विविधताओं के विषय में संवेदनशील बनाया जाए, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का रिकॉर्ड बनाया जाए, विभिन्न त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित किया जाए। देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, हमें सभी सेकुलर मतलब हमारा जो देश है सेकुलर कंट्री में आता है, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो सभी के धर्मों और सभी की संस्कृति को हमें क्या करना चाहिए, भले ही आप मानिए लेकिन किसी दूसरे धर्म को आप क्या कर सकते हैं, सम्मान तो जरूर दे सकते हैं। जैसे संवेदनशील बनाना, एक मतलब सबसे जो पॉजिटिव वर्ड है क्या है, संवेदनशील बनाना। तो इसी कारणवश हमारा बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अपने विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, कुर्सी पर बैठी और उसे आदित्य और उसके सहपाठी से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया और एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, जिसमें वह कि अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्वित्व का मन में बैठाना, देखो सी तो नहीं होगा, तो ए और बी जहां हो जाएगा वही सही हो जाएगा, तो ए बी जहां हो वो सही हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब आप एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, मुख्य बिंदु की पुनरावृत्ति करेंगे, विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, उसे पढ़िए और पढ़ाइए, समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। किसका, जब आपको कोई विषय ना आए तो आपको क्या करना चाहिए कि
समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करें, मतलब आपका यूज स्ट्रेटजी ऑफ टीम टीचिंग। आप एक ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरती के विषय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, विद्यार्थी में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, विद्यार्थी को भावी पेशों के विकल्प के प्रशिक्षण देना। देखो, सबसे इसमें पॉजिटिव तो यही लग रहा है कि विद्यार्थी में रचनात्मक प्रवृत्ति को क्या करना, निर्दिष्ट करना, मतलब बाहर लाना, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको क्या करना, बाहर लाना, ये सबसे अच्छा माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। नहीं वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं को ध्यान रखिए और इसमें जो सही नहीं होगा वही सही होगा। विद्यालय के दर्शनशास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर, बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभव पर। तो 26 का आंसर जो हो जाएगा हमारा विद्यालय के दर्शनशास्त्र पर। अब विद्यालय की संसाधनों की उपलब्धता पर नहीं है, मतलब विद्यालय कैसा भी हो, मतलब देखो संसाधनों की उपलब्धता पर है। अगर संसाधन नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम बच्चों की आवश्यकताओं पर, बिल्कुल ये भी सही, बच्चे नहीं होंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। बच्चों का पूर्ण अनुभव भी होना चाहिए। तो विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, मतलब स्कूल्स फिलॉसफी, अब एक स्कूल की क्या फिलॉसफी है उससे हमारा मतलब नहीं है यहाँ, तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, का अपने विषय पर अधिकार हो, विषय समाप्त करने के पश्चात गृहकार्य दिया गया हो, विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें। तो क्या सबसे पहले उद्देश्य बताना नहीं होता है, तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 28 क्वेश्चन जो है, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल नहीं है? नियत करना। हाँ, नियत करना जो है हमारा, किसी को एक डिटरमाइनिंग नहीं किया जाता, बिल्कुल एक निश्चित चीज़ नहीं करना, प्रेक्षण करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, इस बिल्कुल सही बात, ऑब्जर्व करना, पूर्वानुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे कि प्राकृतिक संसाधनों से एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग चर्चा करेंगे। तो सबसे सही और सबसे सुटेबल यही आंसर होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।